हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास ईवीएस की क्लास है और सीटेट जो 21 जनवरी को पेपर लगा हुआ है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। जो सीटेट के ईवीएस पोर्शन में आपका आता है, जिन जिन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे वही चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, अंत तक देखना। और चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास ईवीएस के लिए। मैंने 2 बार पेपर दिया है, दोनों बार मैं क्लियर हूँ। सीटेट मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखना। काफ़ी नंबर इससे आपको फंसेंगे सीटेट में। झूम खेती, फसल, पक्षी, जीव जंतु, कीट, पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर, आर्ट, जनजाति, आवास आदि चीज़ें इसमें कवर करेंगे हम। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है सीटेट में। और सीटेट का जो रूल रहता है 15 नंबर पैडालॉजी और 15 नंबर आपके थ्योरी टाइप में, तो वो आसान रहता है आपके लिए, आराम से पास कर जाओगे। तो ये पोर्शन मिस मत करना, काफ़ी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे झूम खेती। झूम खेती से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और घुमा के भी पूछा जाता है। पहले पूछेंगे ये कहाँ पे होती है, उसके बाद पूछते हैं कि किसी, जैसे चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों के तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। बाँस, हरी घास, जंगल जो भी इत्यादि उस पर उगते हैं उनको हटा के फेंकते नहीं, बल्कि उसी ज़मीन पे छोड़ देते हैं और सूखने पे उसको जला देते हैं। हरी है तो मट्टी पलट देते हैं, जिससे वो खाद बन जाती है। और ज़मीन में खेती के समय जो ज़मीन है उसको जोता नहीं जाता है, मतलब उलट पुलट करके गहरा नहीं किया जाता है, बस हल्का सा कुरेद के उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये आपका झूम खेती होता है। इससे स्थानांतरित खेती या उत्तर पूर्वी पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में आपको ये खेती प्रमुखता से मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे के कुछ भाग होते हैं जिसे हम डायरेक्ट खाते हैं, तो उसका उदाहरण देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ लेके आया हूँ जो आपके सीटेट में ईवीएस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फर्जी चीज़ लेके नहीं आया हूँ, मिस करोगे तो बहुत गलती हो जाएगी आपकी। लास्ट तक देखना। मूली, शकरकंद, गाजर, शलजम ये किसके उदाहरण हैं जिसके हम आहार रूप में लेते हैं। तो ये जड़े के रूप में होती हैं और भोजन के रूप में हम खाते हैं इन्हें। आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, घनकंद और प्याज और लहसुन ये क्या है, तो ये एक तना है जिसे हम आहार स्वरूप लेते हैं। कचनार, सहजन, सनई ये फूलों के बने व्यंजन होते हैं, आपने देखा होगा। पालक, पत्ता गोभी, धनिया, पुदीना पत्ती का उपयोग करते हैं हम ज़्यादातर इसके अपने आहार के रूप में। उसके बाद चलिए कुछ फसल के बारे में देख लेते हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कब ये उसके फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है। सबसे पहले खरीफ की फसल देखते हैं। इसका जो टाइम होता है बोने का वो जून जुलाई होता है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, उड़द इसकी मुख्य फसलें होती हैं। रबी की फसल का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जब भी रबी की फसल आए ना तो आपके माइंड में ये घूमना चाहिए, रबी मतलब जो गोल फसलें हों, रवेदार हो, मतलब गोल हो, जो सर्कुलर टाइप में हो, वो फसलें रबी की फसलें होती हैं। जैसे गेहूँ, आटा दीजप, जौ, चना, सरसों, मटर गोल, सरसों गोल, चना गोल, इस टाइप में मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो इस पहचान करके। उसके बाद बोने का जो समय होता है वो जाड़े का बोने का समय होता है और गर्मी में ये काट ली जाती है। रबी की फसल की बात कर रहा हूँ। जायद की फसलें ज़्यादातर मौसमी फसलें होती हैं जो कि बारिश के समय उगती हैं। ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में इनका निपटारा हो जाता है, काट ली जाती हैं। ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू आदि ये सब बारिश के समय वाली फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम जंगल कानून पे आते हैं। जंगल कानून वैसे तो 2006 का है, बट इसको कंपलसरी 2007 से किया गया था। अगर आप 3 पीढ़ियाँ या आप 75 साल किसी जंगल में निवास करते हो तो वहाँ पे आपका एकाधिकार हो जाता है, वहाँ से आपको कोई हटा नहीं सकता है। और अगर 25 साल आपको वहाँ रहते हो गए हैं तो जंगल में जो चीज़ें उगेंगी उन चीज़ों पर आपका कुछ अधिकार बन जाता है। यही जंगल कानून में कहा गया है। जैसे कि देख सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 2006 का है। ये 29 दिसंबर 2006 में लागू किया गया था, पर कंपलसरी ये 2007 से था, इसलिए कहीं आप 6 देखोगे कहीं 7 देखोगे। उसके बाद जल संवर्धन होता है। जैसे आप देखते नहीं हो पानी के ऊपर खेती की जाती है, चाइना वाइना में बहुत होती है। ज़मीन में कोशिश कम करते हैं, हवा में बिना मट्टी के उगाने की कोशिश की जाती है। बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है ये आजकल। और इसमें फसलों को मिट्टी के बिना उगाया जाता है। सूर्य का प्रकाश इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जल कृषि भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ईवीएस आपको सीटेट में मिलेंगे। पहले शक्कर खोरा एक चिड़िया का नाम होता है। ये छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इनका घोंसला सूखे पत्ते, रुई, जाले, बारीक घास, पतली टहनियाँ, कपड़ों के तन आदि से बना होता है। तो ये शक्कर घोड़ा है और ध्यान रखिएगा, पूछा जरूर जाता है इससे। चीलबाज ये सब जानते हो आप, इनकी नज़रें बहुत तेज होती हैं, कई गुना ऊपर आसमान से उड़ते हुए भी धरती पे अपना शिकार खोज लेती हैं। बहुत ऊंचाई पे उड़ती हैं और मांसाहारी जीव में से हैं ये। नोच नोच के खाते हैं, जो गले पचे सड़े मांस हैं टुकड़े वो।
उसके बाद दर्जिन चिड़िया, इसको दर्जी चिड़िया मान के चलिए आप। लंबी पूँछ होती है और लंबी पूँछ वाला छोटा पक्षी होता है। अपनी इसकी चोंच बहुत तेज होती है। 2 पत्तियों को ये एक साथ सिलाई करके घोंसला बनाता है। उसके बाद जुलाही चिड़िया, ये लालटेन जैसा आपने देखा होगा, कुछ घोंसले होते हैं, ये चिड़िया वो बनाती है और टहनियों से लटका हुआ होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैना। मैना के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है सीटेट में। झटके से अपना सिर या गर्दन पीछे की ओर करती है। इसे बात करने, किसी से आवाज़ नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। किसी की नकल बहुत अच्छी कर सकती है ये। फिर फाख्ता चिड़िया, से डव कहते हैं। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा आम घरों में भी ये मिलती हैं, ज़्यादातर अमरूद के पेड़ और नीम के पेड़ पे भी। उसके बाद बसंत गौरी, और बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बना के उसमें अंडे देती है ये। उसके बाद हुदहुद, चोंच पतली होती है इसकी, लंबी और तीखी होती है, जिससे ये आसानी से ज़मीन के भीतर छुपे कीड़े मकोड़े ढूंढ के निकालती है। तो इसे हजामीन चिड़िया भी कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं, जैसे पदुबया, शाह सुलेमान आदि नाम से पुकारा जाता है। इसकी चोंच लंबी होती है, आपने देखा होगा कई बार, ज़मीन के अंदर चोंच घुसेड़ के कीड़े मकोड़े निकाल के खा जाती है। उसके बाद चलिए कुछ कीट पतंग की बात करते हैं। चींटी जैसे होता है, चींटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लिया है ये। सामाजिक कीट होती है और समूह में रहती है, जिसे कॉलोनी कहते हैं। अपने शरीर से 10 से 50 गुना तक ये वजन करने की क्षमता रखती है। जमीन पर गंध छोड़ते चलती है, जिसका इसके पीछे के जो भी इसके साथी चलते हैं, उसी गंध को पकड़ के एक लाइन में चलते हैं ये लोग। और चींटी से क्वेश्चन सीक्रेट में आता है, जो इसकी डिफिनेशन मैंने जैसे लिखी है, यही पूछा जाएगा, कहा कि ये पक्षी, ये चीट कौन सा है। तो आप सोचोगे मकड़ी है, कोई और है, नहीं, चींटी है ये। जीव जंतु पे चलिए आते हैं। हाथी पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और हाथी बहुत कम सोते हैं, 2 या 4 घंटा सोते हैं। सबसे जो बुजुर्ग होता है, हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो इसकी सरदार होती है और 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी होता है और एक दिन में ये 100 केजी से अधिक पत्ते खा जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। 14-15 साल तक ये झुंड में रहते हैं, उसमें हथियाँ ही ज़्यादा रहती हैं और बच्चे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्लॉथ। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है और ये बहुत आलसी होता है। इसको पेड़ से उतरने का मन नहीं करता। पेड़ पे, एक ही पेड़ पे ही बहुत साल तक लटका रहता है, जब तक कि उसकी पूरी पत्तियाँ धीरे धीरे काम करता है, खा ना ले। जब तक उस पेड़ को पूरा पत्ती गायब हो जाए, तब तक उससे नहीं उतरता है। ये दिन में 17 घंटे लगभग लटक के सोता है। 40 वर्ष तक ये जीवित रहता है और पूरे जीवन काल में 6 से 8 जो पेड़ है उसी पे ही जा पाता है और पूरा जीवन यापन इस 8 पेड़ पे लगी है समाप्त हो जाता है। 17 घंटे पेड़ की लटक शाखाएं जो होती हैं उस पर लटक के सोता है। आपने देखा होगा इसका चित्र। गिलहरी की, चलिए गिलहरी की बात करते हैं। गिलहरी के दांत हमें सदैव बढ़ते रहते हैं, इसीलिए उन दांतों को कंट्रोल करने के लिए और उन दांतों को बढ़े ना, इसलिए वो हमेशा अपने दांत चलाया करती है टहनी वहनियों पे ही। उसके बाद केंचुए की बात करते हैं। इसे अर्थवॉर्म भी कहा जाता है। ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है, जिससे हवा पानी चीज़ें अच्छे से ज़मीन के अंदर जा पाए और ज़मीन जो पोली टाइप में हो जाती है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे देख लेते हैं, जिससे जैसे आपका गठपर्णी पौधा है, निफेंथिस टाइप में पौधा इसे कहा जाता है। ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेघालय में पाया जाता है। भारत के अंदर जो मेघालय है वहाँ पे पाया जाता है। ये इसे गठपर्णी पौधा भी कहा जाता है। लंबे घड़े जैसा होता है, इसकी पत्ती ढक्कन जैसे आकार की होती है, उससे एक स्मेल निकलती रहती है, जिससे जो छोटे कीट पतंग है वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो आते हैं वो उसको ढक्कन बंद करके मार देती है। ड्रोसेरा डायनिया और सिरेसेनिया और यूट्रिकुलेरिया ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये पौधे हैं जो खाते हैं। रेगिस्तानी योग, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन रेगिस्तानी योग पे आता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। पत्ती बहुत कम होती है। ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक ये गहरे इसकी जड़ें होती हैं, जो कि पानी खींचती हैं ज़मीन के अंदर से और वो सारा पानी तने में जमा करती हैं। और गर्मियों के दिनों में जब पानी कहीं नहीं मिलता है, तो जो निवासी हैं इनकी तने को फाड़ कर ही या छेद करके ही जो पानी टपकता है उससे वो पानी का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोटीन पौधे देखते हैं। ज़मीन की दशा के बारे में बताते हैं ये पौधे। जड़ इसकी गहरी ज़्यादा नहीं होती हैं और जब मिट्टी सूखने लगती है तो पत्ती भी सूख जाती है। ज़्यादातर इसे जो मिट्टी की दशा है वो बताने वाला इसे कहा जाता है। समझ लीजिए मिट्टी का डॉक्टर आप एक तरह से बोल सकते हो उसे। जहाँ लगे रहेंगे, जैसे ही मिट्टी का व्यवहार होगा वो ऐसा बता देते हैं। उसके बाद बरगद आते हैं। बरगद की पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ वही लेके आया हूँ मैं। इससे क्वेश्चन फंसता है, डायरेक्ट फंसता है, इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आवाज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसमें इग्लू है, बर्फ़ अगर ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। बर्फ़ की चीज़ों से बनी होती हैं ये। अंदर का टेम्परेचर कम होता है बाहर की अपेक्षा। हीट बनाए रखती है और बाहर की जो ठंडी है वो अंदर नहीं आने देती। और प्रवेश द्वार उसका छोटा सा होता है ताकि तूफान आए तो उसमें वो अंदर प्रवेश ना कर पाए।
उसके बाद गुंबद जैसा बना होता है ये। एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है ये। चलिए डोंगा देखते हैं। डोंगा कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित बोट है। एक लंबी बोट होती है ये, जिस पर डोंगा जैसे बना होता है, कर्व जैसे पैराबोलिक टाइप होता है इससे वो। उसके बाद लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। और डल लेक हो गया, झेलम नदी पर, इसमें कई लोगों का ये अस्थायी या स्थायी निवास है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये याद रखिए कि ये नक्काशी रहित होती है, वरना हाउस बोट और डोंगा में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये नक्काशी रहित होती है। सिंपल सा। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए बताता हूँ हाउस बोट। लकड़ी बना घर होता है, हमेशा पानी में रहता है। और आपने देखा होगा कश्मीर में हाउस बोट काफ़ी चलते हैं। वहाँ पे जो भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं उनको भी उसी में ठहराया जाता है। लकड़ी पे खूबसूरत नक्काशी इसमें पाई जाती है। 80 फुट तक लग के लंबे होते हैं और कश्मीर केरला में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। उसके बाद टेंट हाउस, ये अस्थायी निवास होता है। जो भी घुमंतू लोग होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। प्लास्टिक, कपड़े आदि अलग स्थान पर अलग चीज़ों के बने रहते हैं, जैसा मैंने कहा आपको। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों के से जो पट्टियाँ बंधी होती है उससे टेंट बनाते हैं, जिसे रेनबो कहा जाता है। सूर्य की माता भी लगा लीजिए, रेनबो कहा जाता है ये, जिसे रेनबो कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई टेंट हाउस के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट कल्चर एंड जनजाति देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट और आती हैं आपके लिए। पोचमपल्ली साड़ियों का क्वेश्चन हर बार मिलेगा आपको। पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था ये, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है तो ये चीज़ तेलंगाना के अंदर आ गई है, ध्यान रखिएगा। रेशम जरी कपास से बुनकर एक कपड़ा बनाया जाता है और तेलंगाना राज्य में इन साड़ियों का निर्माण होता है। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब जब से राज्य बना है और अलग हो गई है, बेसिकली ये हैदराबाद टाइप में, तो क्योंकि राजधानी थी पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की, अब हट गई है, तो अब तेलंगाना पूरी तरह से हो गया है। उसके बाद कालबेलिया जनजाति, सांपों को पकड़ना इसका मुख्य काम होता है और सांपों के जहर का व्यापार करते हैं ये लोग। इनका ये पारंपरिक पुरखों से चला आने वाला व्यवसाय है। फिर पश्मीना शॉल, ये बहुत पूछा जाता है। पश्मीना शॉल बकरियों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और लद्दाख की चांगपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए जानी जाती है। ये बकरियां 5000 मीटर की ऊंचाई पे मिलती हैं और पश्मीना जो ऊन है वो इनसे मिलता है। और एक बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही गर्म हीट करता है ये। एक पश्मीना शॉल बनाने में कम से कम 250 घंटे लगते हैं, तो सोचिए कितना लंबा टाइम प्रोसेस है ये, और बहुत महंगा इसीलिए होता है। फिर मधुबनी चित्रकारी की बात करते हैं हम। मिथिला चित्रकारी के नाम से मशहूर होता है। बिहार के मधुबनी जिले से प्रसिद्ध है ये। और चावल के पाउडर के रंगीन पोस्ट का उपयोग किया जाता है इसमें। प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। बिहार से बेसिकली रिलेटेड है मधुबनी चित्रकारी। उसके बाद बात करते हैं वर्ली चित्रकारी। ये एक पारंपरिक कला रूप है। महाराष्ट्र के उत्तरी जो सह्याद्री पर्वत है वहाँ के आदिवासियों द्वारा ये बनाया जाता है। ये रंग द्रव्य के लिए गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए उसके बाद कलमकारी चित्रकारी देखते हैं। चित्रकारी विशेष रूप से एक कलम से बनाई जाती है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पेड़ों, फूल, पत्ती, सजावटी पक्षियों को ये उस पेंटिंग द्वारा दर्शाते हैं अपनी चित्रकारी के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे इंपॉर्टेंट रहेगा तो आगे भी मैं जल्दी से 21 से पहले कुछ क्लासेस और भी दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में, जिससे डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन, पशु पक्षी, जीव जंतु, आवास, ये और कल्चर से लेके, आर्ट कल्चर से लेके, वो डायरेक्ट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपके लिए हर टॉपिक इसमें है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल पे बने रहिए, इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू आए हैं तो। लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।